अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ़ शुद्ध तृतीया दिनांक 8 जुलाई 2024 शतक्षण चिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्य सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। लीढ़म निर्वापयत पित्तम अल्पत्वात् हन्ति नामलम। ये अगर चाटा गया तो पित्त का निर्वापन करता है लेकिन अग्नि का नाश नहीं करता। नाक आक्रामत तनिलम पीतम उष्माणम निरुणद्य च। और पान अगर उसका किया जाए, ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वात को रोक देता है, उस पर आक्रमण करता है। और उष्माणम निरुणद्य च, और उष्मा को भी रोध करता है। क्षाम क्षीण कृशांगानाम एतान्येव कृतानि तु वक्षिरे शर्करालाज चूर्णे स्थानानि योजयेत्। तो क्षाण क्षाम क्षीण कृश, इनमें यही वृत्त, ये वंशलोचन शर्करा लाज से त्यान करके उसकी योजना करे। तो भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय, ये जो चार प्रकार बताए गए हैं उसमें लेह्य के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है। ये राग शाड़व सट्टक इस प्रकार के थोड़े से है। और इस प्रकार से लेहन जिसका किया जाए, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। अब इससे परिणाम में क्या बदल होता है, ये थोड़ा देखना जरूरी है कि पान करने से, लेहन करने से, भक्ष्य होने से और भोज्य होने से क्या फर्क होता है इस प्रकार से। सर्पिर्गुणान समद्वंशान जग्ध्वा चानुपपयः पिबेत् रेतो वीर्यं बलम पुष्टि तैराश्रुतरम आपनुयात्। तो मधु के साथ सर्पिर गुण
और फिर उसमें घोल मिल कर और फिर उसमें बाद में दूध पिए। रेतो वीर्य बल पुष्टि उससे तात्काल इस प्रकार की हो जाती है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। वैसे सरफिर गुण मिलते हैं, और आश्चर्य की बात है कि गूगल इसमें मिलते हैं, अमेजोन पर मिलते हैं। वैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन ये आयुर्वेद के बारे में काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। एक परसों पोस्ट आई थी, इफ यू आर सीकिंग एडमिशन टू BAMS, ये पढ़ लेना है मेरे इस प्रकार से। और उसमें काफी उल्टी सीधी बातें लिखी थी। तो मैंने कभी अ, सोचा नहीं था, लेकिन मैंने उसके ऊपर कमेंट लिखी कि निगेटिविटी आयुर्वेद के बारे में जो फैलाई जा रही है, उस पर लोग रोक लगनी चाहिए इस प्रकार से। और उसका कहना था कि एलोपैथी ही सब कुछ है। VMS होकर अगर एलोपैथी की प्रैक्टिस करनी है तो उसमें कितनी यशस्विता होगी या कितने पैसे कमा सकेंगे वगैरह वगैरह के बारे में काफी बहस थी। लेकिन उसने जो मुद्दे उठाए थे, ये शायद कोई BMS ही है, क्योंकि उसको कुछ कुछ बातें मालूम है इस प्रकार से कि ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठित का अब कोई संबंध नहीं रहा, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और इसलिए ये बताया गया वगैरह वगैरह। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रचलन में है, अब सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये सब बहकावे जो है, नए नए लोग इसके बहकावे में जरूर आ सकते हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, जिनका कुछ अनुभव नहीं है। तो इस प्रकार की निगेटिविटी को टालना उचित इस प्रकार का रहेगा। एक आज ही एक इस प्रकार की न्यूज़ है कि अगर आयुर्वेद के डॉक्टरों को कोई क्वैक कहता है तो पनिशेबल ऑफेंस होगा इस प्रकार से। NCISM ने विज्ञापन जारी किया है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा करता है। ये लिवर डॉग का भी चल रहा है। मैंने सोचा था कि वो थोड़ा शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका चालू ही है इस प्रकार से। और कोई बेस के बिना केवल और केवल आयुर्वेद की बदनामी करते रहना, ये प्रचलन में आ रहा है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि हम NCISM से एक विनती करें कि आयुर्वेद वगैरह को अल्टरनेटिव कहना छोड़ दे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव है इस प्रकार से करते रहते हैं। आयुर्वेद को आयुर्वेद कहो, होम्योपैथी को होम्योपैथी कहो, इसको अल्टरनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्टरनेट ये सापेक्ष शब्द इस प्रकार का है। और कोई आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहा है तो ठीक है, उसको आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहा है इस प्रकार से उसको कहेंगे। जो उसने भी ट्रीटमेंट दी गई है उसको, तो वो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट पे था, ये ठीक है। ही वॉज ऑन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ऐसा कहने की कोई जरूरत इस प्रकार की नहीं है। बला बिदारी ह्रस्वा च पंचमूली पुनर्नवा पंचानां क्षीर वृक्षाणां शृंगा मुष्ट्यं शका अपि येषां कषाये विदीक्षिरे विदार्याज रथां शके जीवनीय पचेत् कल्कहि अक्षमात्रे घृताड़कम् सितोपलानि पूते च शीते द्वात्रिंशत्तं क्षिपेत् गोधूम पिप्पली वांशी चूर्णं शृंगाटकस्य च समाक्षकं कौडविकम् तत्सर्वं खजमूर्तितम् त्यानं सर्पिर्गुणान् कृत्वा भूर्जपत्रेण वेष्टयेत् तान् जग्ध्वा पलिकान् क्षीरं मद्यं वा निपिबेत् कफे शोषे कासे क्षते क्षीण चमस्त्री भारकर्षिते रक्तनिष्ठीवने चापि रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे चोरस स्थिते शस्ता पार्श्वशिरशूले भेदे च स्वरमण इति द्वितीय सर्पिर्गुणाः। कौड़विक का अर्थ कुड़व प्रमाण इस प्रकार का होगा।
देखते हैं। इसमें कुछ लिखा नहीं है। बलारी बला विदारी तत्व पंचमूल पुनर्नवा पंचक्षीरी वृक्ष शुंग, उनके शुंग। ये मुष्टि आवश्यक। येषां कषाय द्विक्षीरे द्विदारी अज रसांशिके और जीवनीय का कल्क अक्षमात्र ही घृताड़कम पचेत। और फिर स्थितोपला शतानी पूते च शीते द्वात्रिंशतं क्षिपेत। तो ये ठंडा होने के बाद स्थितोपला छान कर लेना है और उसमें ये स्थितोपला द्वात्रिंशत डालना है पल। गोधूम पिप्पली वांशी चूर्ण शृंगाटकस्य च समाक्षिकम कवडयिकम तत्सर्वं खजमूर्तिकम। त्यानम सर्पिर गुणान कृत्वा। आगे कोई अग्नि का पाक संस्कार नहीं है। टिकने में कितना होता है, क्या होता है, देखना चाहिए। तो गोधूम पिप्पली वांशी चूर्ण शृंगाटक चूर्ण कौड़विक और समाक्षिक इस प्रकार है। और खजम मूर्छित मंथन करना है उसको। त्यानम सर्पिर गुणान कृत्वा भूर्जपत्रेण वेष्टये। तो सर्पिर गुण स्थान इस प्रकार के करते भूर्जपत्र से उसका वेष्टन करे। कांजग्ध्वा पालिक पलिकान क्षीरम मध्यम मान पिबेत कफे। फिर से यहाँ पे जगध्वा शब्द का प्रयोग आया है। एक पल मात्रा में उसको लेना है और फिर दूध या मध्य कफ अगर है तो मध्य पीना है। शोषे कासे क्षते क्षीणे श्रम स्त्री भार कर्षिते रक्तनिष्ठि वने तापे पीनसे चोरसी स्थिते। कि पीनसे चोरसी स्थिते ये थोड़ा अजीब है। कल्कद्रव्य कार्मुकता में किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि इनकी मात्रा अत्यल्प होती है। जगध्वा। जगध्वा में मूल धातु क्या है, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में क्या भाषांतर किया है एक बार देखो। तापे म्हणजे ज्वर। ज्वर। हाँ, ज्वर अर्थ ले सकते हैं क्योंकि उष्णता अगर है, ताप है तो ले सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन पीनसे च उरसी स्थित है, ये थोड़ा अजीब है। हम्म, इसका विशेषण माने ये। तो कल्क का कार्य क्या होता है, ये एक सवाल उठाया था। अब वास्तव में ऐसा है कि स्नेह पाक करते हैं, स्नेह सिद्धि, तो उसमें कल का एक भाग स्नेह द्रव्य 4 भाग और दव द्रव्य 16 भाग इस प्रकार से लेते हैं। तो कहीं जगह निर्देश नहीं होता है तो पानी ही लेते हैं द्रव द्रव्य के रूप में। तो उसमें स्पष्ट है कि ये कल का कुछ परिणाम उसके ऊपर हो जाता है। अगर द्रव द्रव्य बताया गया है कि दूध है, मांसरस है या और कुछ है इस प्रकार से, तो उसका भी सहयोग उसमें रहेगा, लेकिन मूल
जो है वो कल द्रव्य का परिणाम होगा। और फंडसलकर का ये कहना था कि द्रव द्रव्य एक माध्यम है जो अग्नि के हिसाब से दिया जाता है, कि ये सब द्रव द्रव्य सभी उड़ जाने तक क्षीण हो जाने तक स्नेह सिद्धि करती रहनी है। तो अग्नि के लिए काफी अवसर उसमें मिल जाता है, और फिर परिणाम कलकत द्रव्यों का होता रहता है, ऐसा उनका कहना था। अब जहाँ जहाँ द्रव द्रव्य अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, दूध है या मांसरस है वगैरह इस प्रकार से, वहां पे उनका कार्य जरूर होगा, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। या वासाकृत वगैरह में जैसे वासा कल का और फिर वासा का ही स्वाद इस प्रकार का लिया जा सकता है, या वासा स्वरस लिया जा सकता है, तो फिर उसमें उसकी कार्मुकता ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। लेकिन मूल रूप से ये कल्क का कार्य होता रहता है। दह जाळून असा अर्थ अपेक्षित असेल काय? धातु तो वही लगता है, दही ही लगता है, लेकिन ये जगध्वा थोड़ा परोक्ष भूतकाल जैसा रूप है, लेकिन है तो ये त्वांत। और एक बार किसी संस्कृत वाले से ज्यादा पूछ लेना ज्यादा बेहतर होगा, इसका अर्थ क्या होता है इस प्रकार से। और ये सीधे तो मिलेगा नहीं, गिरवाण लोगों कोश या फिर मोनियर विलियम की जो अंग्रेजी डिक्शनरी है, उसमें सीधा मिलेगा ऐसा नहीं लगता है। वक्षिरी श्रावणी द्राक्षा मुर्वर्षभक जीवकैः वेरर्धि क्षीर काकोली बृहति कपिकच्छुभिः खर्जूर फल मेधाभिः क्षीरपिष्टे फलोन्मितैः धात्री विदारी ईश्वरस प्रस्थे प्रस्थं घृतात् पचेत् शर्करार्ध तुलां शीते क्षौद्रार्ध प्रस्थमेव च दत्वा सर्पिर्गुणान् कुर्यात् कासहिद्मा कासहिक्का ज्वरापहान् यक्ष्माणं तमकं श्वासं रक्तपित्तं हलीमकं शुक्रनिद्राक्षयं तृष्णां हन्युः कार्शं सकामलम् तृतीया सर्पिर्गुणा। इनमें से कौन से अवेलेबल है बाजार में, एक बार देखना चाहिए। ये वंशलोचन काफी जगह आ रहा है, और जीवनीय गण काफी जगह पे आ रहा है इस प्रकार से, तो शायद। ये धातु नहीं है, जगद्वा धातु से बना रूप है। कुरुदतिंग इस प्रकार का है। धा धातु हित्वा, अद ध्वा, जगध्वा। तो दह है ही नहीं, धा और अद। तक्तवतु निष्ठा, ये निष्ठा प्रत्यय है। खाकर प्रजग्धय, भली भांति खाकर। तो अद से है, ऐसा लगता है यहाँ पे। और भली भांति खाकर इतना ही अर्थ होगा इस प्रकार से। जगध्वा।
तो धा और अद थोड़े अजीब है। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने शेयर किया। ये काफी मुश्किल मामला है, अद से जगधा रूप कैसे निर्माण हुआ? तो ये सरपिरगुड़ अवेलेबल क्या है एक बार देखना है, और नहीं है तो ये बनवा के करने हैं। अभी जिन राजयक्ष्मी रोगों का निदान एलोपैथी में टीबी इस प्रकार का हो जाता है, उनमें पूरा समाज और डॉक्टर का कहना है कि इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देनी है, इकट्ठी के बगैर कोई रास्ता नहीं है इस प्रकार से। और कई दफा ऐसा होता है कि हमारे ट्रीटमेंट से थोड़ा फायदा है और फिर से कुछ बिगड़ गया, या बुखार आ गया, या फिर अशक्ति आ गई वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो तुरंत एलोपैथी वाले नहीं नहीं अभी तो कोई चारा नहीं है, इकट्ठी चालू करनी ही है इस प्रकार से बताते हैं। और समाज की भी धारणा है कि अगर स्पष्ट रूप से ये इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एलोपैथी में जो भी उसकी प्रॉपर दवा है, उसका प्रॉपर एंटीबायोटिक है, वो देना ही है इस प्रकार। सिर्फ बात ये रही कि शुरू में स्ट्रिप्टोमाइसिन ये मुख्य दवा इस प्रकार की थी। फिर दवाइयाँ बढ़ती गई, 2 ड्रग, 3 ड्रग्स, 4 ड्रग्स, 5 ड्रग्स, 6 ड्रग्स, 7 ड्रग्स, यहाँ तक ये आ गया, इस प्रकार से पहुंच गया। और फिर भी इनको रेजिस्टेंस टेंस निर्माण हो रहे हैं। और खास करके एचआईवी के पेशेंट टीबी का इन्फेक्शन होकर ही मरते हैं। उसमें ये कुछ काम नहीं करता इस प्रकार से। तो वास्तव में इम्यूनिटी को बढ़ाकर डिसीज पर काबू पाना, यही अच्छा और सही रास्ता इस प्रकार का है। लेकिन ये समय लेने वाली बात है, इसमें खाने पीने के बारे में, सोचने के बारे में वगैरह वगैरह देखना पड़ता है, अग्नि के बारे में विचार करना पड़ता है, बल कैसा है ये देखना पड़ता है, और ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। केवल एक ड्रग दे देंगे तो बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। और इससे अगर नहीं होता है तो क्या करना है, ये आगे सोचेंगे, इस प्रकार की अभी धारणा वैद्यों की भी है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में भी असाध्य कुछ साध्य होता है? वो हमारे हिसाब में बलमांसक क्षय है तो असाध्य रहेगा। बलमांसक क्षय नहीं है तो साध्य हो सकता है इस प्रकार से। लेकिन ये भी काफी दिक्कत वाला मामला है। मेरे पास इस प्रकार की केस रेफर हुई थी, 2 दफा टीबी रिकर हुआ था, 2 दफा इकट्ठी ले गई थी, ली थी। युवा थी, 26-27 वर्ष की मुस्लिम युवती थी, 1-2 बच्चे थे। और तीसरी बार हुआ। और फिर वो एलोपैथी में नहीं जाना चाहती थी। मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप बकरियों के साथ रहे, ये इस प्रकार से मामला सुलझेगा नहीं, ये केवल दवाइयों से इस प्रकार से। वो कर नहीं पाए। और फिर उसकी 1 महीने 2 महीने में मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, जब इनकी प्रतिकार शक्ति काफी बढ़ गई है इन जंतुओं की, और हमारी कम हो गई है, ये एक अहम रीजन इस प्रकार का है। ऊर्जापत्रात वेस्टर्न सांगितले आहे त्याचा अग्निसंस्कार तसा त्यामुळे जगभा आले असेल। पॉसिबल है। ऊर्जापत्र का कुछ ना कुछ तो संबंध रहेगा इस प्रकार से। और उसके जरिए कुछ होता होगा, ये बात पॉसिबल है इस प्रकार से। तो अभी हुआ है ऐसे कि जब से ये
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीबायोटिक्स प्रचलन में आ गया कंसेप्ट वाइज। बुखार पहले भी होता था, अभी भी होता है, लेकिन बुखार की तरफ देखने का दृष्टिकोण पूरा बदल गया इस थ्योरी से। एक अजीब बात है, मैंने एक आयुर्विद्या में एक लेख पढ़ा था, शायद भागवत का था, मुझे पक्का याद नहीं है कि ये ज्वर में लंघन करना चाहिए वगैरह ऐसा बताया है, फिजूल बातें हैं। उनको, ऋषि मुनियों को कुछ मालूम नहीं था कि इस प्रकार के इन्फेक्शन से ज्वर होता है। तो अभी एंटीबायोटिक्स आ गई है, तो एंटीबायोटिक्स देनी है और भरपूर खाना पीना करना है इस प्रकार से। आश्चर्य की बात क्या रही ये, मोस्टली वावा भागवत है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से, और उनका लेख था। छपाया कैसे ये भी मालूम नहीं इसको छापने कैसे दिया इस प्रकार से और इस प्रकार से कहना ये तो मूर्खता है अब जब पीयूओ ये निदान करते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, तो उसके का साइंटिफिक कहेंगे और उसमें ट्रीटमेंट क्या देनी है? उसमें तो ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। तो अंतिमतः हमारे ही दोष धातु मल वगैरह के बारे में सोचकर, हमारे ही विकारं के, ज्वर वगैरह विकारं के बारे में सोचकर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और लोग उसमें से बाहर आते हैं। पंडित शिव शर्मा का एक अनुभव इस प्रकार का रहा जो कोई हृदरोगी था, इन्फेक्शन था बैक्टीरियल इस प्रकार से, और फिर एलोपैथी में उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह ऐसा कुछ दे दिया गया और वो ठीक हो गया तो एलोपैथी के कार्डियक एक्सपर्ट ने उसके बारे में बहस की कि वो शायद इनको जानता था, ऐसे स्थिति में आयुर्वेद क्या करेगा? ये तो इन्फेक्शन था, इसको हमने ठीक कर दिया, और आयुर्वेद इसमें क्या कर सकता था इस प्रकार से। वो चुपचाप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा रिकरेंस आ गया तो फिर से एंटीबायोटिक शुरू हुई, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। अब मरीज मरने वाला है, ऐसी स्थिति आ गई, और वो फिर इन वैद्य के पास ट्रीटमेंट के लिए आ गए। उन्होंने स्वर्ण भस्म का अगर कुछ प्रयोग किया, रुग्ण बच गया, सुधर गया तो जिस डॉक्टर ने ये सब आरोप लगाए थे कि ये तुम क्या बता रहे हो, आयुर्वेद से क्या होगा, आयुर्वेद से कुछ नहीं होगा वगैरह इस प्रकार से, वो आश्चर्यचकित रहा। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या ड्रग दिया? तो उन्होंने स्वर्ण भस्म दिया। तो बोले ठीक है, हम स्वर्ण भस्म के ऊपर रिसर्च करते हैं कि स्वर्ण भस्म किस प्रकार से काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है, आयुर्वेद की समझ है आप चाहे किलो भर भी स्वर्ण भस्म उन बैक्टीरिया पर डाले, वो तो मरेंगे नहीं इस प्रकार। लेकिन शरीर में ये अपने बल को सुधार कर इसमें काम करते हैं इस प्रकार से। शुक्रक्षयजन्य राजयक्ष्मा को एड्स मान सकते हैं शायद। ये काफी मुश्किल मामला है जहां जहां इन्फेक्शन का संबंध है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल हो, या और कुछ हो इस प्रकार से, वहां वहां एलोपैथी का केवल उद्देश्य उस इन्फेक्शन को खत्म करना, उन सूक्ष्म जंतुओं को खत्म करना, इतना ही रहता है। इम्यूनिटी के बारे में कोई बात ही नहीं होती और इम्यूनिटी कम है इसलिए इन्फेक्शन ने जोर कर लिया और इस प्रकार की स्थिति आ गई, ये मानने के लिए भी लोग तैयार नहीं है हाँ हाँ। तो इसीलिए मैं नई संहिता के बारे में जब सोचता हूँ तो बलाधिष्ठानम आरोग्यम, इसी मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आरोग्य का अधिष्ठान बल है, हमें आरोग्य चाहिए।
हमें रोग मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए एक अलग बात है। अभी एलोपैथी पीछे पड़ी है रोग मुक्ति के कि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देके उसको खत्म कर देंगे, कैंसर है तो कैंसर सेल को मार देंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे इस प्रकार से। थायराइड वगैरह इस प्रकार के प्रॉब्लम है तो जो हार्मोन बढ़े हैं उनको कम कैसे करना है ये सोचेंगे लेकिन ये इफेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, कारणों पर काम नहीं कर रहे इन्फेक्शन क्यों हुआ एक कुछ प्रवास वगैरह इस प्रकार से है, वातावरण प्रदूषित है और इन्फेक्शन हो गया। अस्पताल खुद ही एक इन्फेक्शन का बड़ा केंद्र है, वहाँ बहुत सारे तरीके के मरीज आते रहते हैं और जिनको कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं है वो भी वहाँ पे इन्फेक्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। तो वास्तव में ऐसा होना है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही एडमिशन होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स ऐसा कहता है कि सर्जरी में अपना क्रम कितना कौन सा है। जल्दी वाला क्रम है तो पहले एक दो मरीजों में है तो आप सुदैवी है। अगर सातवां आठवां अपना क्रम है तो पहले वाले जो मरीजों इन्फेक्शन छोड़ जाते हैं वो पकड़ लेते हैं आगे के लोग। तो आईसीयू या तो हम क्या चाहते हैं, ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा। मैं समझता हूँ कि हमें आरोग्य चाहिए बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयं क्रियाक्रम, ये क्रियाक्रम किसके लिए, आरोग्य के लिए है, रोग दूर करने के लिए नहीं है आरोग्य की प्राप्ति होना इसी का मतलब है कि रोग निकल गया, रोग दूर हो गया और शुरू में एक अवस्था ऐसी हो सकती है कि आरोग्य मिलना शुरू हो जाता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, अच्छी तरीके से जीने लगते हैं, रोग धीरे धीरे खत्म होता जाता है लेकिन रोग को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करेंगे, केमोथेरेपी वगैरह का प्रयोग करेंगे तो इम्यूनिटी और डाउन होती जाएगी और जैसे इम्यूनिटी डाउन होती जाएगी रोग बढ़ता जाएगा और फिर वही रोग नहीं दूसरे भी रोग उसमें आ जाते हैं। केमोथेरेपी के जरिए इम्यूनिटी डाउन होने पर कोई भी इंफेक्शन जोर करता है। एयर होम इन्फेक्शन का सही अस्तित्व कोविड ने एयरबोर्न इन्फेक्शन का दर्शाया। मॉडर्न डिसइंफेक्टेड टेक्निक की खमियां वहां उजागर हुई तो अगर एयरबोर्न इन्फेक्शन है तो धूपन सबसे अच्छी चिकित्सा है हमने पूरे कोविड 19 में दवाखाने में, क्लिनिक में और घर में ये धूपन करते रहे, क्लिनिक शुरू होने से पहले और क्लिनिक होने के बाद में गुगुल ऊद धूप वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया था तो एयरबोर्न जो भी इन्फेक्शन है वो वहीं पर खत्म इस प्रकार के हो जाए और हमारे यहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, ना ही हम में से किसी को हुआ कोविड या फिर हमारे स्टाफ में भी किसी को भी कोविड नहीं हुआ 18-20 लोगों का स्टाफ है तो उनमें भी इस प्रकार का इन्फेक्शन किसी में देखा नहीं गया इस प्रकार से।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, लेकिन दुनिया फिर से भूल गई कि कोविड ने जो हॉस्पिटल का रूप दिखाया, वो तो वैसा ही होने वाला है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वास्तव में अस्पताल की आवश्यकता क्यों रहती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी आधुनिक वैद्यक में जैसे हमारे यहाँ चार खंबे होते हैं, विषक द्रव्यांग उपस्थता रोगी पात्र चतुष्टय इस प्रकार से, वैसे वहां भी चार पांच खंबे हैं एलोपैथी की सिस्टम को संभलने वाले इस प्रकार से। एक खंबा फार्मेसी का है। एक खंबा इंश्योरेंस कंपनी का है। एक खंबा अस्पतालों का है। और एक खंबा आज की जो लाइफस्टाइल वगैरह है उसका है, और फिर प्रैक्टिशनर्स का है। इसके साथ ही में। जक्ष या और कुछ अलग है या? अच्छी बात है, अभी एआई के जरिए काफी मिल जाता है, तो ये जक्ष धातु हो सकता है, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है। टू कंज्यूम, टू ईट, टू विश टू ईट। तो अच्छा हुआ। घर वाले कुछ करना नहीं चाहते सो हॉस्पिटल नीडेड। इसमें अभी आधुनिक वैद्यक में उनकी जो रिसर्च है वो दो तरीके की है, एक फार्मेसी में है और एक टेक्नोलॉजी में है। हाँ, फार्मेसी में जो रिसर्च चल रही है उसके जरिए नए नए ड्रग्स आ रहे हैं। और उनको परखने के लिए अस्पताल चाहिए, ये एक बात है। और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक्सरे से लेकर सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट स्कैन वगैरह वगैरह, फिर डिफरेंट स्कोपीज अंदर डालने, और ऑपरेटर प्रोसीजर्स, इन सभी के लिए अस्पतालों की आवश्यकता होती है। और वहां भीड़ इतनी है कि ज्यादा आदमी रखते नहीं है अस्पताल में, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। मैंने एक अजीब अनुभव यहाँ से पुणे में सुना है, बहुत बड़े अस्पताल के बारे में, कि चेस्ट पेन हुआ सुबह 4 बजे। अस्पताल में लेके गए, उन्होंने ईसीजी निकाला है, और कहा कुछ नहीं है, मामूली है, गैसेस वैसों का होगा, ये दवाइयाँ ले लो और घर पे रहो। फिर 8:30 9 बजे फिर से एक बार तीव्र शूल हो गया, फिर से लेके गए, फिर भी ऐसा ही कह के वापस भेज दिया। फिर 11 साढ़े 11 बजे घर में ही मौत हो गई, हार्ट अटैक से। और बाद में पता चला कि वास्तव में ये रुद्रो की ही केस थी, एडमिट करना जरूरी था, लेकिन आईसीयू में एडमिशन नहीं थी, और इसलिए दूसरे किसी अस्पताल में भेजने के बजाय उन्होंने पेशेंट को घर भेज दिया, और कहा कि कुछ नहीं है, हार्ट का कोई संबंध नहीं है इस प्रकार। तो पैसे कमाने के चक्कर किस प्रकार का है, हमारी नैतिकता कहाँ गई है, ये सत्य घटना है इस प्रकार से। लोगों को यह गलतफहमी है कि इम्यूनिटी खरीदी जा सकती, किंतु सत्य यही है कि वह कमानी पड़ती है। वैद्य डॉक्टर आनंद नाडकर्णी ने वैद्यक सत्ता में ये बात अच्छे तरीके से लिखी है कि आरोग्य खरीदा भी नहीं जा सकता, बेचा भी नहीं जा सकता, वो कमाना पड़ता है, इसी प्रकार का है।
और वो खुद की जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें डॉक्टर लोग सहायता दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, इतना ही रोल रहेगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार से मानते हैं कि हम दवाइयां लेकर स्वास्थ्य खरीद रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात इस प्रकार की है। कृष्ण मोहन स्वरूप महाराज भारद्वाज। चलना पड़ेगा। 30 मिनट के अंदर रुपए की व्यवस्था नहीं हुई तो वे मर जाएंगे। मेरे भाई एवं पत्नी के पास इतने पैसे रुपए की व्यवस्था नहीं थी। मात्र संसद है ये, नकद, हाँ, 2 लाख रुपए थे। इतनी देर में मेरे मित्र मनोज कुमार आ गए। उन्होंने कहा कि इन्हें हार्ट की कोई परेशानी नहीं है, ये पेट की गैस पर की परेशानी है। मेरे साथ ग्लोब अस्पताल के डॉक्टर अग्रवाल है, वहां चलो और वहां से डिस्चार्ज कराओ, यहाँ से डिस्चार्ज कराओ। जब डिस्चार्ज की बात आई तो उपरोक्त तो दोनों डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ, बलजी भी एवं मनी, झगड़े पर उतर आए। और किसी तरह मेरे भाई एवं पत्नी डिस्चार्ज पाई। रात में ही ग्लोबल अस्पताल में डॉक्टर दीपक अग्रवाल के यहाँ है। मात्र 125 रुपए के मेडिकल मेडिसिन लिख दे, 3 इंजेक्शन दिए, जिससे 2 घंटों में पेशेंट की राहत मिल गई और सुबह 5 बजे घर आ गए। यदि पेशेंट में हार्ट में छल्ला पड़ जाता तो जिंदगी जीवन खराब हो जाती। अब श्री मान से निवेदन है, एक उचित कठोर कार्रवाई करने की मेरे लगभग की बड़ी कृपा होगी। ये माल प्रैक्टिसेस एक बड़ा अ, माहौल है। तो जक्ष धातु मैंने पहली बार सुना। मेरा एक पेशेंट लास्ट वीक में चेस्ट पेन लगा तो डर से एडमिट हो गया। ईसीजी नॉर्मल था, फिर भी एंटीकोएगुलेंट इंजेक्शन दिए। इंश्योरेंस है ना, तो इको एनजीओ सारा करने के लिए बोला। पेशेंट ने बोला मुझे नहीं करना है, मुझे आयुर्वेद लेना है। मैं डॉक्टर से मिली तो बोले क्यों न करेंगे, क्यों न, कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन आप दे रहे थे, क्या रिजल्ट। ये एलोपैथी में जो माल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, शायद हमारे लोगों ने भी की है, बीएमएस लोगों ने भी की है। उसके जरिए कंज्यूमर एक्ट लागू हो गया मेडिकल प्रैक्टिस को। और फिर कंज्यूमर एक्ट एक बार लागू हो गया
तो फिर हम बेचने वाले और वो ग्राहक इस प्रकार का बन गया। पेशेंट जो है ग्राहक बन गया। अब हम आरोग्य बेच तो नहीं सकते हैं वास्तव में। हम सलाह दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि उसका स्वास्थ्य लौट आए। लेकिन अ, जैसे कि हम स्वास्थ्य बेच रहे हैं, इस प्रकार से ये बातें अभी हो रही है। और पूरा समाज इसी चपेट में है कि एक तो शास्त्र क्या है, शास्त्र प्रिंसिपल है वास्तव में। और मेडिसिन उसका एक हिस्सा है। अबे एलोपैथी में प्रिंसिपल कुछ नहीं रहा। कैंसर में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रिंसिपल है, वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन केमोथेरेपी, कैंसर है तो केमोथेरेपी देनी है, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक देना ये प्रिंसिपल नहीं है वास्तव में। उसको ठीक करना ये प्रिंसिपल होना चाहिए। और केवल एंटीबायोटिक देना ये भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। किन कारणों से इम्यूनिटी कम है, उस इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करेंगे, ये भी उसके साथ में सोचना है। परहेज के बारे में सोचना है, खाने पीने में क्या देना है क्या नहीं देना है। चाहे इन्फेक्शन हो तो भी इस प्रकार से। लेकिन ये समझ ही नहीं रही कि बस इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दिया, बस मामला खत्म, अभी और कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और ये खंबे इतने मजबूत है अभी पूरे विश्व भर में कि उनको हिलाना काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। फिर भी जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो तो छिप नहीं सकेगी। दूसरा कोई उसकी जगह लेने वाला नहीं है, इसलिए एलोपैथी ये सब कर रही है, मनमानी कर रही है। हाँ, अगर हम समर्थ रूप से उभर आएंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है उसमें। और आयुर्वेद विश्व का प्रथम पसंदी का वैद्यक बन जाएगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है। मूल रूप से ग्रंथों का अध्ययन करते रहना, उससे भली भांति समझना, प्रैक्टिस में लाना, और अच्छे प्रैक्टिशनर्स बनना, ये सभी बातें होगी तो आयुर्वेद के बारे में विश्वास बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए। इन्शुरन्स बद्दल तर बिनधास्त बोलतात, काही संकोच न करता, है खूप भयानक आहे। उनका ये कहना रहता है कि आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको किस प्रकार की तकलीफ है, पैसा खर्च नहीं करना है आपको, तो ट्रीटमेंट ले लो इस प्रकार से। और फिर उसके लिए काफी बहस करते रहते हैं, प्रेशराइज करते रहते हैं। ये तो काफी कॉमन इस प्रकार का। हार्ट के बारे में तो ये बिल्कुल सही है। वहां तो मैकेनिकल सॉल्यूशन है, इधर एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो, इस प्रकार से। तो मैं मानता हूँ ये तो मेडिकल इंजीनियरिंग है, ये मेडिकल नहीं रहा, मेडिसिन नहीं रहा इस प्रकार से। सिर्फ उसको मेडिकल इंजीनियरिंग कहते नहीं है कि मेडिकल कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। डेंटिस्ट्री पूरी मेडिकल इंजीनियरिंग है। तो क्यों होता है, क्या कैसे होता है, ये कोई देखने का सवाल नहीं है। ये दांत खराब हो गया, अब उसको निकाल देना चाहिए, उसमें रिप्लेसमेंट डेंचर बैठाना है या इम्प्लांट करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैकेनिकल सॉल्यूशंस ढूंढते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है। और मेडिसिन में मूल रूप तक जाने वाली मेडिसिन है ही नहीं, क्योंकि तत्वज्ञान ही नहीं है उसके पीछे। अगर कैंसर सेल को खत्म करना ये हमारा उद्दिष्ट है, तो कैंसर सेल के साथ नॉर्मल सेल भी खत्म होते हैं, इम्यूनिटी डाउन होती रहती है, सभी को मालूम है। फिर भी उसके बारे में कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी का संबंध लाइफस्टाइल से है।
खाने पीने से है, मानसिकता से है। और एलोपैथी वो देखने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि फिर मेडिसिन का रोल कम हो जाएगा। और फिर इनकी आमदनी घटती जाएगी। उसके यहाँ उनके यहाँ एक स्पेसिफिक विभाग, टीपीए, इंश्योरेंस का से को समर्पित रहता। यह दर्शता दर्शाता है कि इंश्योरेंस इनके आमदनी का मोटा हिस्सा है, इसमें तो संदेह ही नहीं। हार्ट अटॅक मध्ये उदावरताचा विचार सर्वप्रथम करावा असे वाटते। वो तो सही है। ज्यादातर हमारा निदान उदावरत या फिर आवृतवात इस प्रकार का होता है। अब हृदय मर्म है, और लोग बच पाएंगे नहीं पाएंगे ये एक अलग बात इस प्रकार के। लोग घबराते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मरीज मर गया तो दुनिया कोसेगी। कि अभी इतना साइंस बढ़ गया है, आगे गया है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो आपने उनको एडमिट क्यों नहीं किया इस प्रकार से। इसलिए सेफ प्रैक्टिस के लिए एडमिट करते रहो और फिर हमारे ट्रीटमेंट साथ में चालू रखो, ये एक रहेगा। विदग्धा जीर्ण से मिलते हैं है। जहां हमारा निदान स्पेसिफिक हो जाता है, वहां हमें उस निदान के आधार पर चलना है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जहां निदान नहीं हो पाता वहां क्या करें, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। सेम केस। सुबह 4 बजे से बार, हर 1-2 घंटे से 3 बार ईसीजी नॉर्मल आया पेशेंट। हर बार कह रहा था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि एसिडिटी है। अ, सुबह 8 बजे रुग्ण को रुग्ण मौत हुई। हुई। ओके। एज सिर्फ 35 बरस। केवल इन्वेस्टिगेशंस पर रहना धोखा देने की होता है। लेकिन डॉक्टर खुद की समझ को अपग्रेड करते ही नहीं, फोर्सफुली अपनी बात समझ के सामने रखने में कामयाब होते रहते हैं। आहार विहार योजना जरी प्रत्येकाने फॉलो केल्या तरी खूप हॉस्पिटलायझेशन कमी होऊ शकते। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हमारा उद्दिष्ट क्या होना चाहिए, यही मैं फिर से दोहराता हूँ। हमारा उद्दिष्ट आरोग्य प्राप्ति होना चाहिए, हमारा उद्दिष्ट रोग मुक्ति नहीं होना चाहिए। रोग मुक्ति आरोग्य पाने का एक हिस्सा है। लेकिन वास्तव में रोग होते हुए भी अगर मैं स्वस्थ हूँ, हमारे हिसाब में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और कुछ है, लेकिन मेरे सभी कामकाज अच्छी तरीके से चल रहे हैं, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये घबरा देते हैं कि नहीं नहीं, इतना ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इतनी शुगर हाई लेवल की है, तो आपको वो कंट्रोल करनी है वगैरह इस प्रकार से।
कैंसर है तो भी अगर अच्छी तरीके से जी लेते हैं तो क्या संबंध रहेगा कि हमें कैंसर को मारना ही है इस प्रकार से। किंतु हृदय रोग आशंका लक्षण अल्प रोग में अन्य रोग में भी आता आया है, जिसका असल में हृदय रोग नहीं होता, इसलिए निदान सर्वोपरि। क्लिनिकल डायग्नोसिस लोग भूल ही गए हैं। और हमारे हिसाब में क्या परिस्थिति है ये देखना जरूरी है। मेरी एक छात्रा, उसके पिता को एक दो बार हार्ट अटैक हुआ था। और फिर जब भी ऐसा कुछ होता है, दर्द होता है सीने में, बेचैनी लगती, तो तुरंत दौड़ते मेरे पास आ जाते। दो तीन बार ऐसा हुआ, मैंने देखा और मैंने कहा कि ठीक है, कोई हृदय की स्थिति नहीं है, दवाई दी, ठीक हो गई। एक दिन उनका फोन आया, मुझे खुद बुखार था, मैं घर पे ही था। तो मैंने कहा कि मैं तो आ नहीं सकता, लेकिन पत्नी आ जाएगी और फिर देखेंगे और आगे सोचेंगे क्या करना है। तो जैसे उन्होंने सुन लिया कि मुझे बुखार है और मैं नहीं आने वाला, तो खुद रिक्शा करके चले आए मेरे घर पे। और मेरे सामने कोलैप्स हो गए। बीपी सिस्टोलिक 40 इस प्रकार का था। हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। तुरंत उनको हेमर पे चटवाया और फिर आश्वस्त हो गए थोड़े। तो मैंने कहा कि ये तो हार्ट अटैक है, आपको अस्पताल में दाखिल होना है इस प्रकार से। तो एडमिट किया उनको। अब आईसीयू में थे। मेरी ट्रीटमेंट बंद हो गई, मैंने ये वो मूर्खता की कि मेरी ट्रीटमेंट चालू रखनी है इस प्रकार से, बताया नहीं। 12 साढ़े 12 बजे एडमिट हुए। और 2 या 3 बजे फीवर, फिर से हार्ट अटैक हो गया, आईसीयू में ही थे। तो पेसमेकर तक सभी क्रियाएं की, लेकिन फायदा नहीं हुआ, 3 बजे उनकी मौत हो गई। अब उनकी पत्नी कुछ 2-3 वर्षों के बाद अँटी हायपरटेन्सिव्ह आरएक्स घेऊन ही बीपी वाढलेला असेल तर चालतो मॉडर्न डॉक्टरना, बीपी वाढलाय औषध नाही घेतलं तर ते हार्ट अटॅक होईल असं सांगतात या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन करके बताते हैं कि ये दवाइयों से कम नहीं होता। उसी प्रकार से मैलिग्नेंट डायबिटीज ऐसा भी कहना चाहिए। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि जिनकी शुगर बहुत हाई रहती है। इंसुलिन वगैरह सब लेने के बावजूद भी हाई ही रहती है। तो वहां क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ नहीं करते उनको। उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो नहीं हो ये नहीं बता सकते। कुछ में कॉम्प्लिकेशंस होती भी है इस प्रकार से, लेकिन सभी में होती है ऐसी भी बात नहीं है। तो उनको पत्नी को ऐसा ही चेस्ट पेन हुआ, उनको एलोपैथी में एडमिट किया। सभी इन्वेस्टिगेशन हुए, कुछ निकला नहीं, लेकिन चेस्ट पेन रुक नहीं रहा था। फिर डिस्चार्ज लेके घर पे आए। मुझे बुलाया। मैंने उदावरता निदान करके बस्ती वगैरह दी है। और 2-3 दिन में वो ठीक हो गई, चेस्ट पेन चला गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है, हमारा निदान क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब उनके सामने उनके पति का अनुभव था। और इतनी सभी करने के बावजूद भी उनका देहांत हो गया था। तो वो बड़ी भीति मन में थी कि मैं बच नहीं पाऊंगी इस प्रकार से। अब ये भीति भी एक कारण हो जाती है वायु के प्रकोप के लिए। कामशोको भयाद वायु इस प्रकार से।
और आश्वासन चिकित्सा करनी है। तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन से भी नॉर्मल है। मैंने भी देख लिया है, मेरे ख्याल में भी हृदरोग नहीं है इस प्रकार से। तो ये दवा ले लो, वायु की वजह से शांत हो जाएगा। अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो सचमुच ही विकार शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य से ये है कि अभी इस स्थिति में हमें आगे कैसे चलना है, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। फिर भी जो है सो है। हमारे बाहर एक कार्डियक सर्जन, शहर में एक कार्डियक सर्जन थे। हर 6 मंथ में अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराता था और सही निकलता था। एज 39 थी और हार्ट अटैक को ही से ही चल बसा। ये एक और अजीब चीज है कि जिन मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस पर हम निर्भर रहते हैं वो सही है क्या? वही सही रास्ता है क्या आरोग्य या रोग जज करने का? ये सबसे बड़ी समस्या है। और जब दो लैब्स में रिपोर्ट में काफी अंतर आ जाता है तो क्या करें, ये भी एक बड़ी समस्या है। एक ही परीक्षण, एक ही सैंपल से दो जगह भेजा गया तो विभिन्न इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं, काफी उल्टे पुल्टे रिजल्ट आ जाते हैं। तो कैसे करेंगे, किस पर विश्वास करेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सभी के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और हमें कैसे आगे बढ़ना है ये देखना पड़ेगा। भीती ट्रॅव्हलिंग जास्त बोलणं आणि तेव्हाही काही खाणं। ये इसे कारण काफी है। तो ठीक है, ये इसकी बहस आगे करते रहेंगे, कल फिर से मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। काय माझा तो मेसेज गेला एकदा वरती। प्राइवेट प्रैक्टिस भले ही आयुर्वेद हो या एलोपैथी, अगर जरूरत से ज्यादा बिजी शेड्यूल हो और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं हो तो 40 के बाद हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। सही है, केवल हार्ट अटैक ही नहीं, काफी बातें रहती है, काफी रोग होने की संभावना रहती है।
त्रिमर्म आघात विचार या विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।